हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एग्ज़ाम हैकर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हम लोग यहाँ पे इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी को हम लोग स्टडी कर रहे हैं और उसमें ऑलरेडी हम लोग इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी होती क्या है स्टडी कर चुके हैं और इन्वायरमेंट, इकोलॉजी और इकोसिस्टम में डिफरेंसेस क्या होते हैं, इन दोनों टॉपिक को हम लोग स्टडी कर चुके हैं। एक बार हम लोग इस दोनों टॉपिक को हम लोग एक बार समरी लेते हैं, फिर हम लोग प्रिंसिपल ऑफ इकोलॉजी जो हमारी टॉपिक है उसको हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। तो देखो, इन्वायरमेंटल जियोग्राफी में क्या क्या स्टडी करते हैं या इन्वायरमेंटल जियोग्राफी होती क्या है। तो एक सिंपल डायग्राम से हम लोग समझे थे कि जो हमारी इन्वायरमेंट होती है उसमें एक होते हैं, जैसे हमारी एबायोटिक थिंग्स होते हैं, दूसरी हमारी बायोटिक थिंग्स होते हैं या लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। लेकिन उसी के बीच एक ह्यूमन भी अलग से बायोटिक तो होता है, लेकिन ह्यूमन एक एक्टिव रोल प्ले करता है, इसलिए ह्यूमन को अलग ही यहाँ पे एक फैक्टर्स मान लेते हैं। और इन तीनों का जो रिलेशनशिप होता है बाई डायरेक्शनल होता है, और इन तीनों का इम्पेक्ट और रिलेशनशिप को हम लोग जो स्टडी करते हैं वो हमारी इन्वायरमेंटल जियोग्राफी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ये हम लोग फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किए हुए थे। फिर देखो, इन्वायरमेंट और इकोलॉजी और इकोसिस्टम डिफरेंसेस क्या हैं। देखो, इन्वायरमेंट में क्या होती है, जो हमारी सराउंडिंग थिंग्स हैं, या लिविंग हो या नॉन लिविंग हो या जो भी हो, वो भी हमारी इन्वायरमेंट के अंतर्गत आते हैं। जैसे हमारी लैंड हो गए, ठीक है, वाटर्स हो गए, एयर हो गए और हमारी वेजिटेशन हो गए, ये हमारे इन्वायरमेंट के अंतर्गत आते हैं। इकोलॉजी उसको बोलते हैं जब मान लो जो डिफरेंट कंपोनेंट है इन्वायरमेंट के, उसके बीच में रिलेशन क्या है, रिलेशन को स्टडी करना हमारी इकोलॉजी के अंतर्गत आती है, परिस्थिति के अंतर्गत आती है। जैसे हमारी मान लो लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में जो रिलेशनशिप है, जैसे हमारी बायो जियो केमिकल साइकिल या दो लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच में जो रिलेशनशिप है, जैसे एक तो सिम्बायोसिस रिलेशनशिप हो सकती है, एनर्जी फ्लो रिलेशनशिप हो सकती है। तो ये जो रिलेशनशिप है इसकी स्टडी हम इकोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। ठीक है, तो इन्वायरमेंट इकोलॉजी में आपको डिफरेंस यहाँ पे पता हो गया होगा। इकोसिस्टम आप बोल सकते हो इन दोनों का सुपर सेट होता है, क्योंकि इकोसिस्टम एक फंक्शनल यूनिट होती है। ठीक है, फंक्शनल यूनिट का मतलब है यहाँ पे कि जैसे मान लो एक तालाब इकोसिस्टम है, तो तालाब के डिफरेंट जो कंपोनेंट है, जो इन्वायरमेंट है, उसको तो स्टडी करते ही करते हैं, साथ में तालाब में जो डिफरेंट कंपोनेंट की रिलेशनशिप है उसको भी स्टडी करते हैं। ये जो सिस्टम मानकर मतलब यहाँ पे एक सिस्टम में क्या होता है, इनपुट होता है और कुछ आउटपुट होते हैं, कुछ प्रोसेस होता है। तो सिस्टम मान के जो स्टडी करते हैं नेचर को, उसको बोलते हैं इकोसिस्टम, पारिस्थितिकी तंत्र। ठीक है, तो इन तीनों डिफरेंसेस भी हम लोग स्टडी कर चुके थे पिछले वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो हमारी यूपीएससी सिलेबस में मेंशन है, प्रिंसिपल ऑफ इकोलॉजी, पारिस्थितिकी का सिद्धांत। ठीक है, जैसे कि हम लोग देखे थे इकोलॉजी क्या होती है, जो डिफरेंट कंपोनेंट होते हैं इन्वायरमेंट के, उसके बीच में रिलेशनशिप को स्टडी करते हैं। तो जो रिलेशनशिप होती है उसके क्या प्रिंसिपल हैं, वो हमारी प्रिंसिपल ऑफ इकोलॉजी के अंतर्गत आएंगे। जैसे प्रिंसिपल का मतलब है, मान लो जनरल मीनिंग आप प्रिंसिपल को लोगे तो कोई भी ह्यूमन बींग्स होती है उसकी कुछ अपने प्रिंसिपल होते हैं। ठीक है, उस प्रिंसिपल पे वो सस्टेन करता है। जैसे मान लो आप ही हो, आप मान लो चीट नहीं करते हो, आपका एक चीटिंग ना चीट करना एक प्रिंसिपल है। यदि आप किसी को धोखा देते हो, ठीक है, किसी को आप धोखा देते हो गलती से या किसी भी तरह से धोखा देते हो, तो आपके ये जो अंतरात्मा है वो आपको अलाउ नहीं करती है और धीमे धीमे आप खोखले होते जाओगे। ठीक है, आप कमज़ोर होते जाओगे। तो वैसे ही हमारी कुछ प्रिंसिपल होती है, वैसे ही हमारी इकोलॉजी जो रिलेशनशिप होती है, हमारे डिफरेंट जो इन्वायरमेंट के कंपोनेंट है उसकी जो रिलेशनशिप होती है, उसके भी कुछ प्रिंसिपल हैं। यदि वो प्रिंसिपल अच्छे से काम नहीं करते हैं तो हमारी इन्वायरमेंट है या इकोसिस्टम है वो हमारी धीमे धीमे कमज़ोर हो जाएगी और हमारी सस्टेनेबल नहीं होंगी। ठीक है, तो कौन कौन से प्रिंसिपल ऑफ इकोलॉजी हैं उसको हम लोग आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे जैसे कि हम लोग देखे थे परिस्थितिकी का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इकोलॉजी, तो इसको आप डिफाइन कर सकते हो, जनरल मीनिंग ऑफ प्रिंसिपल इज द कोर रूल टू लिव लाइफ विथ डिग्निटी। ठीक है, जनरल मीनिंग क्या होती है प्रिंसिपल का, कि जो हमारी डिग्निटी लाइफ जीने के लिए जो हमारे कोर रूल होते हैं, एक फैक्ट होता है। जैसे हम लोग देखे थे जैसे हम लोग देखे थे चीटिंग ना करना या झूठ बोलना, झूठ ना बोलना। ठीक है, ये हमारे कुछ प्रिंसिपल होते हैं। वैसे ही हमारे प्रिंसिपल होते हैं इकोलॉजी के भी, जो फैक्ट होते हैं। फैक्ट मतलब यूनिवर्सल
ट्रूथ होते हैं, एक तरह से किसी भी एंगल से आप देखोगे तो वो सही नज़र आएंगे। तो ऐसे फैक्ट या ऐसे रूल जो इन्वायरमेंट को सस्टेन करने के लिए हमारी हेल्प करते हैं, उसको बोलते हैं हम प्रिंसिपल ऑफ इकोलॉजी। ठीक है, तो देखो इसमें बहुत सारे प्रिंसिपल हैं इकोलॉजी के, लेकिन कुछ यहाँ पे मेन जो हमारी प्रिंसिपल हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। पहला हमारा है यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ ट्रॉपिक लेवल या प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी फ्लो। देखो यहाँ पे एनर्जी फ्लो प्रिंसिपल इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि मान लो यहाँ पे हम लोग क्या देखे थे, इकोलॉजी में बहुत सारे रिलेशनशिप को स्टडी करता है। तो एक रिलेशनशिप में आप देखोगे जो डिफरेंट बायोटिक कंपोनेंट है, ठीक है, बायोटिक कंपोनेंट का मतलब यहाँ पे जो डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल हैं, जैसे यहाँ पे प्रोड्यूसर हो गया, प्रोड्यूसर के बाद आपको देखने को मिलेंगे प्राइमरी कंज्यूमर या हर्बीवोर्स। ठीक है, तो प्राइमरी कंज्यूमर हम पीसी यहाँ पे देख ले रहे हैं, फिर हमारे सेकेंडरी कंज्यूमर होंगे, ठीक है, कार्निवोर भी उसको बोलते हैं, और फिर हमारे टर्सरी कंज्यूमर होते हैं। तो डिफरेंट हमारी ट्रॉपिक लेवल होते हैं। तो इन ट्रॉपिक लेवल की जो रिलेशनशिप होती है वो हमारी एनर्जी फ्लो के थ्रू रिलेशनशिप होती है। यानी कि प्रोड्यूसर क्या होता है, अल्टीमेट एनर्जी हमारा यहाँ पे प्रोड्यूस करता है, रेडिएट एनर्जी जो हमारी सन की होती है उसको चेंज करके इनऑर्गेनिक एनर्जी को ऑर्गेनिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है, और कुछ तो अपने में कंज्यूम करता है, कुछ यहाँ पे ट्रांसफ़र कर देता है। ठीक है, तो एनर्जी फ्लो में क्या होती है कि यहाँ पे 90% वाली जो रूल अप्लाई होती है, 10% रूल वाला अप्लाई होती है। 90% अपने से कंज्यूम करता है, 10% यहाँ पे ट्रांसफ़र करता है। तो ये हमारी एक प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी फ्लो है। यानी कि ये यदि एनर्जी फ्लो नहीं होती है, किसी तरह से बाधित हो जाती है, किसी तरह से जो एनर्जी फ्लो है वो नहीं रुक जाती है, तो हमारी जो इकोसिस्टम है वो हमारी सस्टेनेबल नहीं होगी, वो हमारी धीमे धीमे ख़त्म हो जाएंगी। ठीक है, तो पहला प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी फ्लो। एनर्जी फ्लो हमारी होती रहनी चाहिए। तो एनर्जी फ्लो हमारी क्या होती है, एक यूनिडायरेक्शनल होती है, जो कि फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल या प्रोड्यूसर से फोर्थ ट्रॉपिक लेवल या एपेक्स जो कंज्यूमर होती है वहाँ तक ट्रांसफ़र होती है। ठीक है, फिर देखो एनर्जी फ्लो नॉन साइक्लिक होती है। ऐसा नहीं कि हमारी जो एपेक्स कंज्यूमर है फिर से उसको प्रोड्यूसर को एनर्जी देता है, साइक्लिक नहीं होती है, नॉन साइक्लिक होती है, यानी कि यूनिडायरेक्शनल होती है, जो हमारी सन से प्राप्त होती है और बाद में सन को रिटर्न नहीं होती है, नेवर रिटर्न होती है। तो ये भी ध्यान रखना। फिर देखो यहाँ पे जैसे जैसे ट्रॉपिक लेवल आप बढ़ते जाएंगे, जो रेस्पिरेशनल जो लॉसेस होती है वो हमारी बढ़ते जाते हैं। ये भी आप ध्यान रखना। एनर्जी फ्लो में जो हमारी लॉसेस होती है, रेस्पिरेशनल लॉसेस होती है वो हमारी बढ़ती जाती है, यानी प्रोड्यूसर में कम लॉसेस होते हैं, उसके बाद आगे आगे जाओगे तो हमारी बढ़ते जाएंगे। और ये हमारी फर्स्ट और सेकेंड जो थर्मोडायनेमिक्स के जो लॉ है वो हमारी एनर्जी फ्लो में अप्लाई होते हैं। कौन कौन से फर्स्ट लॉ है कि एनर्जी नाइदर क्रिएट होता है नॉट डिस्ट्रॉय होता है, हाउएवर इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर फॉर्म। जैसे प्रोड्यूसर यहाँ पे जो एनर्जी रेडिएंट एनर्जी को कन्वर्ट करता है ऑर्गेनिक एनर्जी में, तो एनर्जी वो होती है वो ट्रांसफ़र होती है, वो डिस्ट्रॉय नहीं होती है। या तो कुछ हमारी हीट के रूप में कन्वर्ट हो जाती है, कुछ कंज्यूम हो जाती है और कुछ ट्रांसफ़र हो जाती है। यहाँ पे डिस्ट्रॉय नहीं होती एनर्जी। ये फर्स्ट थर्मोडायनेमिक की लॉ हमारी अप्लाई होती है इसमें। और देखो दूसरी लॉ यहाँ पे क्या है, वर्क इज डन व्हेन वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इज कन्वर्टेड टू अनदर फॉर्म। तो यहाँ पे क्या है कि वर्क, जैसे आप एनर्जी को कंज्यूम करते हो तो कोई ना कोई वर्क होती है, चाहे हीट बनती है या आप एनर्जी कुछ काम करते हो। ठीक है, तो वर्क डन होती है जब हमारी एनर्जी कन्वर्ट होती है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। ये हमारी दूसरी थर्मोडायनेमिक लॉ है। दोनों ही लॉ हमारी एनर्जी फ्लो की प्रिंसिपल पे अप्लाई होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे इकोलॉजी की फर्स्ट प्रिंसिपल क्या है, एनर्जी जो फ्लो होती है हमारी यूनिडायरेक्शनल होती है और अक्रॉस द ट्रॉपिक लेवल हमारी चेंज होती रहती है, और एक नॉन साइक्लिक होती है, और हमारी जो डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके रिलेशनशिप को यहाँ पे शो करता है। तो हमारी फर्स्ट इकोलॉजी की प्रिंसिपल है। अब दूसरी हमारी प्रिंसिपल यहाँ पे है कि बायो जियो केमिकल साइकिल। देखो अभी तो हम लोग देखे थे कि जो हमारी बायोटिक जो कंपोनेंट है, विद इन बायोटिक कंपोनेंट के बीच में जो रिलेशनशिप है वो हमारी एनर्जी फ्लो से होती है, और दूसरी जो रिलेशनशिप होती है विद इन बायोटिक कंपोनेंट में वो हमारी सिम्बायोसिस रिलेशनशिप होती है, उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन जो बायोटिक कंपोनेंट होती है इन्वायरमेंट की और ए बायोटिक कंपोनेंट होती है उसके बीच में भी रिलेशनशिप होती है, वो हमारी रिलेशनशिप होती है बायो जियो केमिकल साइकिल।
कुछ हमारे यहाँ पे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हमारे रिसाइकिल होते हैं। जो पूरे अर्थ में जो हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं ओवरऑल सेम है। जैसे मान लो हमारी वाटर सेम है, वाटर हमारी रिसाइकिल होती रहती है, नाइट्रोजन सेम है, कार्बन सेम है, ठीक है, ये हमारी गैसीय साइकिल हैं। तो ये सारे न्यूट्रिएंट्स जो हमारी प्लांट्स को ज़रूरत पड़ती है क्या बनाने के लिए, फूड बनाने के लिए, ठीक है। तो ये हमारी एबायोटिक और बायोटिक जो कंपोनेंट होते हैं उसमें घूमती रहती है। तो ये हमारी दूसरी प्रिंसिपल हो जाती है, ठीक है। कुछ हमारी सेडिमेंट्री साइकिल भी हैं, जैसे सल्फर, फास्फोरस, ये हमारी सेडिमेंट्री साइकिल हैं। और इसके जो रिजर्व होते हैं वो हमारी एटमॉस्फेयर में ना होकर हमारी अर्थ के क्रस्ट में होता है, सेडिमेंट्री साइकिल का रिजर्व। देखो इन सब चीज़ों को थोड़ा सा हम लोग डिटेल में अलग अलग वीडियो में बनाकर हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पे आप सिंपल ध्यान रखना कि हमारी पहली प्रिंसिपल क्या है, इकोलॉजी की प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी फ्लो। दूसरी हमारी प्रिंसिपल है बायोकेमिकल साइकिल, जो कि हमारे बायोटिक और एबायोटिक के बीच में रिलेशनशिप को यहाँ पे शो करता है। यदि बायो जियोकेमिकल साइकिल हेल्दी है तभी हमारी प्लांट को न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर मिलते रहेंगे और एनर्जी का कन्वर्जन हमारा होता रहेगा। अदरवाइज यहाँ पे फिर हमारी प्रॉब्लम हो सकती है। तो दूसरी हमारी प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ बायो जियोकेमिकल साइकिल। देखो तीसरी हमारी प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ सिम्बायोसिस रिलेशनशिप बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। दो लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच में दो टाइप की रिलेशनशिप होती है। एक तो होती है सिम्बायोसिस रिलेशनशिप, दूसरी होती है एनर्जी फ्लो। तो एनर्जी फ्लो तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। सिम्बायोसिस रिलेशनशिप को हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे, लेकिन यहाँ पे देख लो म्यूचुअलिज्म एक होती है, सिम्बायोसिस रिलेशनशिप कंपटीशन होती है। म्यूचुअलिज्म क्या होती है, दोनों ही बेनिफिट करते हैं ऑर्गेनिज्म। कंपटीशन में दोनों ही किसी पर्टिकुलर रिसोर्स के लिए compete करते हैं और एक यहाँ पे एक्सटिंक्ट हो जाता है लॉन्ग रन में। तो प्रीडेटर में क्या होता है, एक यहाँ पे दूसरे ऑर्गेनिज्म को ईट करता है और एनर्जी प्राप्त करता है। जैसे हर्बीवोर भी हमारी प्रेडेटर है, क्यों, क्योंकि वो प्लांट को ईट करता है। तो ये सारी चीज जो रिलेशनशिप होती है इसको हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे, लेकिन हमारी थर्ड प्रिंसिपल हो जाती है जो हमारी इकोलॉजी की प्रिंसिपल है वो, ठीक है। तो सिम्बायोसिस रिलेशनशिप बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये भी हमारी हेल्दी रहेंगे तभी हमारा जो इकोसिस्टम है वो हमारे सस्टेनेबल होगा। अब देखो प्रिंसिपल ऑफ बायोमास प्रोडक्टिविटी, ये भी हमारी अगला नेक्स्ट हमारी प्रिंसिपल है। और यहाँ पे दो टाइप की प्रोडक्टिविटी होती है या प्रोडक्शन होता है। एक होती है प्राइमरी, जो प्रोड्यूसर जो ऑटोट्रॉप्स होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी जो हमारी हर्बीवोर्स होते हैं या कंज्यूमर होते हैं वो हमारे प्रोड्यूस करते हैं। तो बायोमास जो हमारी प्रोडक्टिविटी होती है उसकी आप यदि सस्टेनेबल बनाना है तो जो इकोलॉजिकल पिरामिड है वो हमारी अपराइट होनी चाहिए। कुछ जैसे हमारी मान लो यहाँ पे जो मेरिन है उसको छोड़ के, क्योंकि यहाँ पे मान लो जो हमारी एपेक्स कंज्यूमर है, जो सबसे टॉप लेवल कंज्यूमर है और प्रोड्यूसर है, तो प्रोड्यूसर क्या होती है, एनर्जी हमारे ऊपर जाने पे लॉस होती है। तो प्रोड्यूसर यहाँ पे जो होती है वो बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करनी चाहिए तभी हमारी एपेक्स कंज्यूमर तक प्रॉपर यहाँ पे एनर्जी पहुँच पाएगी। जैसे आप यहाँ पे अभी देख सकते हो एपेक्स कंज्यूमर हमारी क्या होती है, ह्यूमन होती है, ठीक है। यदि ह्यूमन की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है या अभी हमारी आप बोल सकते हो बढ़ी हुई है और यहाँ पे प्रोड्यूसर या हमारे प्लांट की संख्या कम हो जाती है, तो हमारी जो ये प्रोडक्टिविटी वाला जो पिरामिड है वो हमारी डिसबैलेंस हो जाएगा और हमारी इकोसिस्टम जो होगी सस्टेनेबल नहीं होगी। तो प्रिंसिपल ऑफ बायोमास प्रोडक्टिविटी होती है जिसमें एक स्पेसिफिक प्रिंसिपल काम करते हैं। तो प्राइमरी कंज्यूमर की बायोमास प्रोडक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए तभी हमारी नेक्स्ट जो टॉपिक लेवल की है वो हमारी सस्टेनेबल हो जाएगी, ठीक है। तो इसको भी दोस्तों हम लोग सेपरेट वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पे आप समझ जाओ प्रिंसिपल ऑफ बायोमास प्रोडक्टिविटी हमारी जो इकोलॉजी की एक प्रिंसिपल है। फिर देखो दूसरी हमारी जो प्रिंसिपल है हमारी है इकोटोन और इकोक्लाइन। देखो दो हमारी जो इकोसिस्टम होती है, जैसे मान लो यहाँ पे एक ग्रासलैंड इकोसिस्टम है और यहाँ पे एक पॉन्ड इकोसिस्टम है, तालाब इकोसिस्टम है। तो ग्रासलैंड और तालाब के बीच में कुछ ऐसा तो है नहीं ग्रासलैंड से अचानक यहाँ पे तालाब इकोसिस्टम में कन्वर्ट हो जाएगी। कुछ मीडियम जो टर्म्स होते हैं वो अलग ही इकोसिस्टम होते हैं या अलग ही यहाँ पे इफेक्ट होते हैं। तो इकोटोन यहाँ पे आप बोल सकते हो कि जो एरिया होता है जो दो डिफरेंट इकोसिस्टम की ट्रांजिशन जोन की तरह बिहेव करता है। और यहाँ पे जो हमारी इकोलॉजी की जो स्पेसीज होती हैं, जो हमारी स्पेसीज होते हैं उसकी डाइवर्सिटी रिच होती है। तो हमारी इकोटोन क्या होती है, एक ट्रांजिशन एरिया होता है दो इकोसिस्टम के बीच में।
इकोक्लाइन यहाँ पे होती है कि जो दोनों में जो बिहेवियर या हैबिटेट में चेंजेस ग्रेजुअली होती है। जैसे ग्रास लैंड इकोसिस्टम से आप तालाब इकोसिस्टम की ओर जाओगे तो धीमे धीमे ग्रेजुअली आपको चेंज होता रहेगा। पहले हाफ पार्ट में आपको ग्रास इकोसिस्टम की ज़्यादा सिमिलरिटी देखने को मिलेगी, फिर सेकेंड हाफ में यहाँ पे आपको ज़्यादा धीमे धीमे तालाब इकोसिस्टम की आपको जो प्रॉपर्टीज़ है वो देखने को मिलती हैं। तो इकोक्लाइन हमारा क्या होती है, ग्रेजुअली हमारी चेंज होती रहती है जब हम एक इकोसिस्टम से दूसरे इकोसिस्टम की ओर मूव करते हैं तो। ठीक है, होम रेंज क्या होती है, यहाँ पे होम रेंज किसी पर्टिकुलर जो स्पेसिस होती है उसकी कुछ रेंज होती है जहाँ तक वो हैबिटेट होती है उसकी, और वो मूव करता है डेली खाने पीने की चीज़ों के लिए। ठीक है, इसको भी हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे। एज इफेक्ट होती है कि बहुत ज़्यादा स्पेसिस की रिचनेस होती है यहाँ पे ट्रांजिशन जोन में, इकोटोन एरिया में, उसको बोलते हैं एज इफेक्ट। तो भी हमारी अलग ही प्रिंसिपल है, क्योंकि यदि इकोटोन इकोक्लाइन नहीं होते हैं तो यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि ग्रासलैंड से अचानक यदि तालाब इकोसिस्टम है जो बीच का, मान लो यहाँ पे किसी तरह से जो स्पेसीज हैं वो भटक गए, जैसे एनिमल्स भटक गए, तो अचानक पॉन्ड इकोसिस्टम में सस्टेन नहीं कर पाएंगे, तो ग्रेजुअली चेंज होना बहुत ही ज़रूरी होता है। ये हमारी अलग ही प्रिंसिपल है हमारी इकोलॉजी की। ठीक है, फिर हमारी एक होती है बायोलॉजिकल सक्सेशन। बायोलॉजिकल सक्सेशन का मतलब है कि जो हमारी एक पर्टिकुलर हैबिटेट होती है उसमें पर्टिकुलर जो इन्वायरमेंट कंडीशन होती है, और इन इन्वायरमेंट कंडीशन में जो सक्सेशन ऑफ वेजिटेशन होती है कम्युनिटी, वो धीमे धीमे चेंज होती रहती है, सक्सेशन होती रहती है, चेंज होती रहती है, और एक ऐसे लेवल पर पहुंच जाती है जहां पे बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट के बीच में एक बोल सकते हो स्टेबलाइजेशन हो जाता है। ठीक है, इक्विलिब्रियम यहाँ पे क्रिएट हो जाता है बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट के बीच में, और इस इक्विलिब्रियम को बोलते हैं क्लाइमेक्स कम्युनिटी। ठीक है, तो एक सस्टेनेबल इकोसिस्टम के लिए बहुत ही ज़रूरी है कि जो बायोटिक होते हैं एबायोटिक होते हैं उसके बीच में एक यहाँ पे इक्विलिब्रियम क्रिएट हो जाए, सस्टेनेबिलिटी क्रिएट हो जाए, जिससे कि बहुत ज़्यादा लॉसेस एबायोटिक को भी ना हो, बायोटिक को भी ना हो। ठीक है, मान लो किसी पर्टिकुलर जो हमारी होती है पॉपुलेशन की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो एबायोटिक कंपोनेंट वहाँ पे उसको एक लिमिट करेगी कि आप इससे ज़्यादा सस्टेनेबल नहीं हो सकते। ठीक है, तो एक लेवल पे दोनों ही एबायोटिक और बायोटिक दोनों ही यहाँ पे एक लेवल पर एडजस्ट हो जाएगी, इसको बोलते हैं क्लाइमेक्स कम्युनिटी। तो दो टाइप की हमारी प्राइमरी सक्सेशन भी होती है, जो स्टार्टिंग से यहाँ पे जहाँ पे कुछ भी नहीं होता है, जैसे बैरन हमारी लैंड है, उससे यहाँ पे जो वेजिटेशन ग्रोथ होती है उसको बोलते हैं प्राइमरी सक्सेशन। सेकेंडरी सक्सेशन हमारी होती है, मान लो एक इकोसिस्टम डिस्ट्रॉय हो गई है या तो फ्लड से या तो ड्रॉट से, और फिर से वहाँ पे दूसरी बार वहाँ पे प्लांट कम्युनिटी का डेवलपमेंट हो रहा है, तो उसको बोलते हैं सेकेंडरी सक्सेशन। इसको भी हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे, लेकिन ये भी हमारी प्रिंसिपल ऑफ बायोलॉजिकल सक्सेशन होती है इकोलॉजी की। फिर हमारी दोस्तों यहाँ पे एक और प्रिंसिपल होती है जो हमारी प्रिंसिपल ऑफ एडेप्टेशन या एडजस्टमेंट होती है। ठीक है, यहाँ पे जो हमारी नेचर होती है वो नेचर की जो डिफरेंट जो हमारी ऑर्गेनिज्म है वो उस इन्वायरमेंट में फिट होते हैं कि नहीं, या फिट करने के लिए अपने आप को एडॉप्ट करते हैं इन्वायरमेंट को और अपने आप को एडजस्ट करते हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं एडेप्टेशन या एडजस्टमेंट। जैसे ह्यूमन ही हो गया, तो ह्यूमन अपने आप को यहाँ पे एडेप्ट किया, इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज किया, और तभी यहाँ पे सबसे टॉप कंज्यूमर के रूप में यहाँ पे ह्यूमन अभी यहाँ पे इवॉल्व हुआ है। तो यहाँ पे एडेप्टेशन एडजस्टेशन एक हमारी प्रिंसिपल होती है इकोलॉजी की। और यहाँ पे ऑर्गेनिज्म एडॉप्ट बाय एडजस्टिंग टू देयर इमीडिएट इन्वायरमेंट। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे चेंजिंग टेम्परेचर, मेटाबॉलिज्म विथ इंक्रीजिंग द एल्टीट्यूड और एडवर्स कंडीशन। तो यहाँ पे जो ह्यूमन की बॉडी होती है, अदर ऑर्गेनिज्म की बॉडी होती है, वो भी टेम्परेचर मेटाबॉलिज्म चेंज होते हैं यदि एल्टीट्यूड बढ़ती है तो। ये हमारी प्रिंसिपल होती है, प्रिंसिपल ऑफ एडेप्टेशन एंड एडजस्टमेंट। अगली हमारे यहाँ पे प्रिंसिपल है दोस्तों, यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ होम्योस्टैटिक मैकेनिज्म और सेल्फ रेगुलेटरी मैकेनिज्म। इसमें क्या होती है कि जो हमारी इकोसिस्टम होती है किसी भी जो अदर चेंजेस होते हैं उसको काउंटर बैलेंस करती है। जैसे मान लो यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा ह्यूमन जो पॉपुलेशन है वेस्ट को जनरेट कर रहा है, तो वेस्ट को जनरेट कर रहा है या बहुत ज़्यादा फॉसिल फ्यूल की बर्निंग से यहाँ पे ग्रीन हाउस गैसेज का इमिशन हो रहा है। तो ग्रीन हाउस गैसेज का इमिशन होगा तो एक लेवल से ज़्यादा होने पे यहाँ पे क्लाइमेट चेंज के इफेक्ट देखने को मिलेंगे और एडवर्स वेदर फिनोमेना देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे जो
सेल्फ रेगुलेशन मैकेनिज्म होती है, वो अपने आप को रेगुलेट करती रहती है, वेस्ट को एसिमुलेट करती रहती है। लेकिन वेस्ट यदि एसिमुलेशन कैपेसिटी से ज़्यादा हो जाती है तो यहाँ पे आपको एडवर्स इफेक्ट देखने को मिलती है। तो ये हमारी एक प्रिंसिपल होती है इकोलॉजी की। तो यहाँ पे दोस्तों इतने मेन प्रिंसिपल हैं इकोलॉजी के जो हम लोग अभी की वीडियो में डिस्कस किए। तो एक बार समरी ले लेते हैं आज की इस वीडियो में। देखो, जनरल मीनिंग ऑफ प्रिंसिपल जो होती है वो हमारी होती है, एक फैक्ट होती है, रूल्स होती है, जो किसी भी बंदे को या ह्यूमन को इकोलॉजी को सस्टेन करने में हेल्प करती है। तो वैसे ही इकोलॉजी की जो रिलेशनशिप है या इकोलॉजी है उसके भी डिफरेंट प्रिंसिपल होती हैं, और उन प्रिंसिपल यदि नहीं रहेंगे तो इकोलॉजी हमारी सस्टेन नहीं होंगी। कौन कौन से प्रिंसिपल है? पहला है हमारी प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी फ्लो, दूसरा है बायोजेवो केमिकल साइकिल, तीसरा हमारे पास सिम्बायोसिस रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म, चौथा है हमारा पास बायोमास प्रोडक्टिविटी, पांचवा है इकोटोन और इकोक्लाइन प्रिंसिपल, छठा हमारी है बायोलॉजिकल सक्सेशन प्रिंसिपल, सातवां है प्रिंसिपल ऑफ एडेप्टेशन एंड एडजस्टमेंट, और आठवां यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ होम्योस्टेटिक मैकेनिज्म और सेल्फ रेगुलेटरी मैकेनिज्म। तो हमारी 8 मेजर प्रिंसिपल हैं इकोलॉजी की, इसको आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा बहुत सारे छोटे मोटे प्रिंसिपल हैं बट उसको यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे हैं हम लोग। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। आई होप यहाँ पे वीडियो आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताना वीडियो कैसी लगी। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।